कि यूथ को कैश कैरी करना सीखना पड़ेगा दोबारा। कि पहले मकान फिर दुकान भी जरूरी है। तो आईफोन 18 ही ले लेता हूँ, बीच के जो 40,000 रुपए बचे हैं वो गोल्ड में डाल देता हूँ। क्या 1/4 ऑफ योर टोटल इनकम आप सेव कर पा रहे हैं? करिए, आपके फादर फोर फादर्स ने बहुत मेहनत करी है। रेडियो मानवष्ट 7.8 FM। मैं हूँ आरती सागर। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं मिस्टर विवेक, जो कि सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं फाइनेंस के और वेल्थ क्रिएशन के। हालांकि विवेक से हम बहुत सारी चीजें डिस्कस कर सकते हैं, बट राइट नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि 2026 में किस तरीके से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को इतना स्ट्रॉन्ग किया जाए, इतना अमेजिंग किया जाए कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने फाइनेंसेस को सेव कर सके, मैक्सिमाइज कर सके और कम से कम नुकसान अपना जो है आप बियर करें। यहाँ पर on this note we'll start this podcast and welcome Mr. Vivek. So hi Vivek, welcome to our show. बहुत धन्यवाद सागर, धन्यवाद। विवेक, बिना किसी तरीके से सबसे पहला मेरा सवाल आपसे रहेगा, 2026 में क्या वो टॉप 3 गोल्स हो सकते हैं किसी भी इंसान के लिए जिससे वो बेहतर तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग कर सके? हाँ सागर, बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन है आज की यूथ को देखते हुए। तो हम यूथ स्पेसिफिक आंसर्स को रखेंगे। सबसे पहले तो सागर मुझे ये लगता है कि यूथ को कैश कैरी करना सीखना पड़ेगा दोबारा। हम लोग यूपीआई को के चक्कर में ना इतना ज्यादा फाइनेंशियली इनडिसिप्लिन हो चुके हैं कि हमें पता भी नहीं चलता। तो मेरा मानना है कि यूथ के पास, बीइंग अ जेंटलमैन, यू शुड ऑलवेज एंड ऑलवेज कैरी कैश विद यू। आप जब अपने कुछ खर्चों को कैश में करना शुरू करेंगे ना, तो आप ऑलरेडी समझेंगे कि आप बहुत चीजों पे ओवर एक्सपेंड कर रहे हैं। तो ये चीज साइकोलॉजिकली 2-4-6 महीनों में आप पे ये इम्पैक्ट लाएगी कि आप समझ पाएंगे पैसे की अहमियत क्या है। तो पैसे की अहमियत समझना और कैश कैरी करना मेरा पहला पॉइंट रहेगा कि ये चीज यूथ को स्टार्ट करनी चाहिए। दूसरा मुझे रहेगा सागर, आपको ना अपने आप से सवाल पूछना पड़ेगा कि अगर मैं साल में 1 करोड़ रुपए कमाता हूं, तो क्या मैं साल में 25 लाख रुपए अपनी टोटल कमाई का, अपना सीटीसी का, ग्रॉस सैलरी का या इन हैंड सैलरी का, क्या मैं 25% पैसा सेविंग्स में कर पा रहा हूं? किसी भी तरीके की सेविंग हो सागर, वो चाहे वो आप अपनी फ्यूचर को लेके सेविंग कर रहे हो, गोल्ड को लेके सेविंग कर रहे हो, शादी को लेके सेविंग कर रहे हो, या किसी भी ऐसी चीज को, क्या 25% आप ओवरऑल सेविंग कर पा रहे हैं? क्योंकि लोगों ने अपना एक्सपेंडिचर इतना अधिक बढ़ा दिया, कंजम्पशन इतने अधिक बढ़ा दिए कि लोगों को, अच्छी अच्छी सैलरी वाले लोगों को लोन लेके चीजें मैनेज करनी पड़ रही हैं। तो सागर, सेकंड टारगेट लोगों को ये रखना चाहिए कि बेयर मिनिमम फिगर मैं आपको बता रहा हूं, क्या 1/4 ऑफ योर टोटल इनकम आप सेव कर पा रहे हैं? चाहे एसआईपी की फॉर्म में करें, किसी भी फॉर्म में करें, 1/4 ऑफ द टोटल इनकम इंसान को सेव करनी सीखनी ही पड़ेगी। तो सेकंड मेरा मतलब ऑप्शन, एक चॉइस ये रहेगी लोगों के पास कि उनको 25% का टारगेट लेकर चलना चाहिए। सागर, अगर हम तीसरे किसी इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल पॉइंट की बात करें कि 2026 में जो लोगों की सहायता कर सकता है वेल्थ सेविंग में, टैक्स सेविंग में, वेल्थ क्रिएशन में, तो सागर मुझे लगता है कि हमें गुड लोन्स के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा कि गुड लोन्स क्या होते हैं। रियल स्टेट को लेके हमें पॉजिटिवली सोचना पड़ेगा और अपने पेरेंट्स से रियल स्टेट को लेके बात करनी स्टार्ट करनी पड़ेगी। क्योंकि देखिए सागर, बहुत सी पॉपुलेशन ऐसी है जो बहुत रिच फैमिली से नहीं आ रही, एंड वेल्थ क्रिएशन का पहला एसेट ये होता है कि आपके सर पे छत हो और एक एडिशनल छत मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। लोग बोलते हैं ना कि पहले मकान फिर दुकान भी जरूरी है। तो ये इन चीजों के बारे में यूथ को अपने फादर फोर फादर से, अपने चाचा ताऊ वगैरह से बात करनी शुरू करनी पड़ेगी। सागर, आजकल बहुत से फाइनेंशियल यूट्यूबर्स, क्रिएटर्स हैं जो लोगों को ये बोल रहे हैं कि भाई रेंट आउट कर लो अपना घर मत लो। सागर, हमें ये समझना पड़ेगा कि जब आपके अंदर साइकोलॉजिकली ये क्वेश्चन का आंसर है ना कि मेरे पास मेरी छत है, तो छत ना हमेशा एक गुड लोन से आता है। आप एक बैंक से होम लोन लेते हैं और आप एक छत खरीदते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट, वो फीलिंग, वो कॉन्फिडेंस कि भैया मेरे पास मेरी छत है, आपको लाइफ में कुछ ऑप्शन, कुछ कदम, रिस्क लेने की पावर दे पाता है। तो तीसरा हमें सोचना पड़ेगा कि गुड डेट्स के बारे में, स्पेसिफिकली रियल स्टेट के बारे में। और चौथा सागर, मैं बस ऐड करूंगा, अपने हालांकि 3 ही पूछे थे, कि लोगों को ना 25 से 30 साल के यूथ को एक साइड हसल स्टार्ट करना ही चाहिए। इवन इफ आप अपनी जॉब में हैं, आप अपने एजुकेशन को अपनी साइड हसल बनाइए, या आप कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाने को एक अपनी साइड हसल बनाइए। वो साइड हसल हो सकता है कि आने वाले 2-3 सालों में आपकी मेन जॉब को भी रिप्लेस करे और आपको टन्स ऑफ मनी प्रोवाइड करवा पाए। तो यूथ को इस बारे में बहुत पॉजिटिव होकर बात करनी पड़ेगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये तो बात होगी 2026 की। इफ आई मे टॉक अबाउट कि फर्स्ट इनिंग में ऐसा क्या किया जाए कि हमारी सेकंड इनिंग जो है, सेकंड हाफ जो हमारी लाइफ का पार्ट होता है,
वो अच्छे से स्मूथली हम लोग व्यतीत कर पाएँ। तो किस तरीके से फर्स्ट इनिंग में हमें वो चीज़ें माइंडफुल होकर के डिज़ाइन करनी चाहिए? सो अगर कहीं ना फर्स्ट इनिंग इस वाले क्वेश्चन का आंसर भी ना पहले वाले क्वेश्चन को प्लस करके ही है। हाँ। अगर आप पहले वाले क्वेश्चंस पे सीरियस होंगे, पॉजिटिवली बात करेंगे, पॉजिटिवली करेंगे, तो सागर आने वाले शुरू के 10 सालों में आपके पास सेकंड या थर्ड इनिंग जो लाइफ के मतलब बिल्कुल एंड की इनिंग रहती है, उसके लिए आपके पास अच्छा खासा कॉर्पस होगा। तो पहला तो यह है कि सेविंग को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। जो मैंने 25% की फिगर बोली, आप क्योंकि देखिए कंजम्पशन का जो हमारा चार्ट रहता है ना, वो एस कर्व चार्ट होता है। शुरू में वो कम होती है, बढ़ती है, फिर बाद में वो कम हो जाती है, ऐसा रहता है सागर। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि आप शुरू में अगर 25% के टारगेट को लेके चल रहे हैं, तो साल 2 साल बाद उसको रीडिजाइन करिए, अपने सेविंग के टारगेट को 30-35, अपनी 40% तक इनकम तक लेके आइए, सो दैट आपको क्लियर होगा कि आपको अपनी अपनी इनकम बढ़ने के साथ साथ अपनी खर्चों को नहीं बढ़ाना। अगर आप यहां डिसिप्लिन होंगे ना कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, आपकी प्रायोरिटी है कि भाई मेरे को तो गोल्ड की एसआईपी करनी है, ठीक है, मुझे पता है आईफोन 19 आ गया, लेना है, लेकिन नहीं यार, ऐसा करता हूं आईफोन 18 ही ले लेता हूं, बीच के जो 40,000 रुपए बचे हैं वो गोल्ड में डाल देता हूं, सिल्वर में डाल देता हूं, म्यूचुअल फंड्स में डाल देता हूं, किसी पर्टिकुलर स्टॉक में, ब्लू चिप स्टॉक में डाल देता हूं। ब्लू चिप स्टॉक्स अगर वो स्टॉक्स होते हैं जो मेन निफ्टी को डिफाइन करते हैं, बड़ी कंपनीज के जो स्टॉक होते हैं, रिलायंस के शेयर में डाल देता हूं, अदानी के शेयर्स में डाल देता हूं। किसी आपकी हैबिट जब डेवलप होगी ना, कोई नहीं, एक जनरेशन पुराना फोन ले लेते हैं, एक छोटा फोन ले लेते हैं, लेकिन अपना सेविंग में पैसा डालते हैं। तो ये हैबिट धीरे धीरे आपको लाइफ में इस तरीके से आगे लेके जाएगी कि डाउन द लाइन, सागर आई एम वेरी मच पॉजिटिव विद दिस। अगर आप आज 2026 में वाली बात स्टार्ट करते हैं, तो 2028 के एंड में किसी भी कीमत पे आप पे एक रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी होगी, वो भी अगर आपने लोन पे ली होगी, तो 2030-31 तक वो रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी भी आप लोन चुका चुके होंगे। इमेजिन दिस सागर कि आज का युवा अगर 2031 में भी अपने पास एक सेकेंडरी प्रॉपर्टी क्रिएट कर चुका है, तो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू बेयर मिनिमम भी अगर हम समझें तो अराउंड 1 CR बेयर मिनिमम होगी। 1-1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी होना आपके पास जब आप 30 साल के भी हो चुके हैं, इट इज अ ग्रेट सेविंग। तो ये समझना पड़ेगा कि सेविंग्स को बढ़ाना है सागर हमें अपनी सेकेंड इनिंग के लिए। सागर दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि ना कुछ इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो आपको कुछ ऐसे प्लान्स ऑफर करती हैं कि आप अभी जब अपना कमाना शुरू कर रहे हैं, तो आप हर महीने हमें 2-2, 5-5 हजार रुपए दीजिए। जब आप 45 साल के हो जाएंगे, तब हम आपको टैक्स फ्री, ध्यान दीजिएगा, टैक्स फ्री हर महीने 10,000 रुपए देंगे। अगर हो सकता है कि उस एज में शायद आपकी बहुत अच्छी अर्निंग ना हो, पर एक बेयर मिनिमम आपको पैसा मिलेगा ना, तो आप एटलीस्ट आप इस कॉन्फिडेंस में रहेंगे कि मैं भूखा नहीं मरूंगा। अगेन, आपको कॉन्फिडेंस होगा तो आप रिस्क ले पाएंगे अपनी लाइफ में। तो सेकंड कॉन्सेप्ट ये होगा कि आपको इंश्योरेंस वगैरह लेने चाहिए। इंश्योरेंस, कुछ गारंटेड इंश्योरेंस प्लान्स होते हैं, ठीक है, उन पे ध्यान देना चाहिए सागर। फिर एक पॉइंट आता है कि सेकंड इनिंग के लिए और क्या जाए सागर, एक अच्छे लाइफ पार्टनर को ढूंढा जाए जिसके साथ आप फाइनेंस, स्टॉक्स, टैक्स की बातें कर पाए सागर। अगर दो लोग एक सेम गोल के बारे में सोच के डिसीजंस ले रहे होते हैं ना, तो मुझे लगता है कि वो दो लोग ऑलरेडी जीत चुके हैं। और आपको जिनके साथ एक लंबा जीवन बिताना है, उनसे अगर आप ये बात कर पा रहे हैं, आप अपने पेरेंट्स से बात करना शुरू करिए। अगर आपके लाइफ में ऐसा कोई नहीं है तो अपने पेरेंट्स से स्पेसिफिकली बात करिए। आपके फोरफादर्स ने बहुत मेहनत करी है इस जगह पे पहुंचाने के लिए आपको, तो आप उनसे बात करिए, उनसे पॉजिटिवली डिस्कस करिए इन चीज़ों के बारे में। मुझे लगता है तीसरी चीज़ है बातें करना। तो अगर अपनी फैमिली या आसपास के लोगों से इनके बारे में बात करेंगे, तो ये भी बहुत सेकंड जनरेशन, आपके सेकंड इनिंग के लिए एक अच्छे दोस्त क्रिएट कर रहा होगा जो बिजनेस के बारे में सोचेंगे और आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिवली हेल्प कर पाएंगे। सो अमेजिंग। वन मोर क्वेश्चन इज देयर। रिसेंटली आपने मेंशन किया गुड डेट के बारे में, गुड लोन के बारे में। मैं जानना चाहता हूँ गुड लोन वर्सेस बैड लोन क्या होते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करें और कैसे ये इम्पैक्ट डालते हैं हमारी लाइफ के ऊपर ओवरऑल एक लॉन्ग टर्म में। देखिए सागर, बहुत इजी बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है कि जो लोन आप लेके किसी एसेट को क्रिएट कर रहे हैं, वो लोन गुड लोन है सागर। और जिस लोन को आप कंजम्पशन में अपनी करंट ऐसी नीड्स को पूरा अदर देन मेडिकल नीड्स, सागर मैं वेरी स्पेसिफिकली बोलूंगा, अदर देन मेडिकल नीड्स को पूरा करने के लिए आप ले रहे हैं, तो सागर वो कहीं ना कहीं एक बैड लोन का ही पार्ट बनता है। तो सागर, और दूसरा एक लिटमस टेस्ट हम लोग ये बोलते हैं कि जो लोन आपको 10% पर एनम के ब्याज से कम में मिल रहा है किसी भी सिनेरियो में, वो लोन सागर एक अच्छा लोन है। और जो लोन 10% के ऊपर ब्याज में मिल रहा है सागर, कहीं ना कहीं वो एक अच्छा लोन नहीं है। तो इस बात पे ध्यान दिया जाए, एसेट बेस्ड लोन लिए जाए, ठीक है, एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर से कनेक्ट रहा जाए, ठीक है, और मुझे लगता है आप गुड लोन्स के साथ अपना फ्यूचर प्लान सेव कर पाएंगे।
सो अमेजिंग, सो अमेजिंग। वन लास्ट क्वेश्चन, 12 से 15 लाख रुपए सालाना जिन लोगों की इनकम होती है, जो सेज इस इनकम ब्रैकेट में होते हैं, इनके लिए क्या बेटर तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग हो सकती है? कैसे वो स्मार्ट, क्योंकि वो उस स्टेज पर हैं जहाँ पर उनकी नीड्स पूरी हो सकती हैं और वो कुछ कुछ सेव कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम इसी ब्रैकेट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बिकॉज यहाँ पर खर्चे हमारे बढ़ चुके होते हैं। बिल्कुल सो हाउ टू इन्वेस्ट और आई वुड से सेव विद इन दिस इनकम ब्रैकेट इन अ स्मार्ट वे? सर किसी भी तरीके से इस सर्कल से निकला जाए, पहली बात तो ये बोलूंगा, जो 12 से 15 लाख का पैकेज है ना, वो आपको रिस्क लेने की हिम्मत भी नहीं दे पा रहा और आपको इतना टेंशन फ्री भी रख रहा है कि आपको लग रहा है कि अब और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले इस ब्रैकेट से निकला जाए, किसी भी तरीके से इस ब्रैकेट से निकला जाए। सेकंड चीज सागर ये आती है कि आपको ना इस पर्टिकुलर स्टेज में, ठीक है, किसी भी तरीके से वो जो 25% का सेविंग का ब्रैकेट है ना, उस हैबिट को मेंटेन रखना है। सागर ये एग्जैक्टली वो वाली एज है, एग्जैक्टली वो वाली इनकम ग्रुप है जब अपने घर के सारी जरूरतों को पूरा कर पा रहे होते हो। और फिर इंसान सोचता है कि यार अब तो ना एसी भी अपडेट कर देना चाहिए, फ्रिज भी अपडेट कर देना चाहिए, जबकि एसी फ्रिज हो सकता है अगले आने वाले 4 साल 5 सालों में बहुत ज्यादा जरूरत ना हो आपके लिए, जो है ऑलरेडी वो सारी चीजें फुलफिल कर रहे होते हैं। तो इस इनकम ग्रुप में इंसान को किसी भी तरीके से अपने सेविंग्स के टारगेट को प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा। अगर वो ये प्रायोरिटी पे ध्यान दे पा रहा है इस पर्टिकुलर एज में, तो उसकी हैबिट डेवलप हो चुकी है सागर। जो एडिशनल इनकम वो कमा रहा होगा किसी भी सोर्स से आने वाले 1-2 सालों में, वो ओवरऑल अपनी सेविंग्स पे डालेगा। कहीं ना कहीं कई बार कंजूस बनना अच्छा होता है सागर, तो देश को, यूथ को कंजूस बनना पड़ेगा अपनी चीजों को लेकर। थैंक यू सो मच विवेक, इट मीन्स अ लॉट एंड थैंक यू फॉर डूइंग दिस। मतलब मुझे काफ़ी कुछ जानने को मिला और मैं उम्मीद कर रहा हूँ हमारे जो व्यूअर्स हैं आपको भी काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद सागर। थैंक यू। ऑन दिस नोट दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ आज के शो से, आज के इस पॉडकास्ट से कुछ मूल्य आप लोगों तक हम पहुंचा पाए, और अगर ऐसा हो पाया है, जस्ट डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड जस्ट लीव अ कमेंट। जो भी आपके मन की बात है, जो भी आपका टेक अवे हो सकता है इस पॉडकास्ट से, प्लीज जस्ट लीव अ कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।